अब हम देखते हैं गुप्तकालीन जो पशुपालन जो गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के अंदर पशुपालन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों, गुप्त काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। गुप्त काल में गाय, बकरी, बैल, बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ जैसे पशुओं को पाला जाता था। घोड़े व हाथी युद्ध में काम आते थे। तो घोड़े व हाथियों का उपयोग गुप्त काल में कब किया जाता था? ये युद्ध के अंदर किया जाता था। जबकि ऊंट, गधा बोझा ढोने के काम आते थे। तो बोझा कौन ढोते थे छात्रों? तो बोझा ढोते थे ऊंट व गधा था। तो ये क्या है कि बोझा ढोने के काम में आते थे। अब बेल क्या काम आता था? बेल कृषि कार्य के लिए, काम आता था। तो कृषि कार्य में काम आता था। तो छात्रों, इस प्रकार से गुप्त काल के अंदर जो प्रमुख रूप से पशुओं का पालन किया जाता था, वो कौन कौन से पशु थे? तो छात्रों, ये थे गाय, बैल, बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ जैसे पशुओं को पाला जाता था। साथ ही घोड़ा तथा हाथी, जो घोड़ा व हाथी है, ये क्या कहलाता था? घोड़ा व हाथी है, ये युद्ध में काम आते थे। किसमें काम आते थे? युद्ध में काम आते थे। इसीलिए घोड़े व हाथियों का पालन किया जाता था। साथ ही ऊंट व गधा, जो ऊंट व गधा ये क्या है कि बोझा ढोने के लिए काम में आते थे, इसलिए इन पशुओं को जो पाला जाता था। बैल कृषि कार्य के अंदर काम में आता था। बैल किसमें काम में आता था? कृषि कार्य के अंदर बैल काम में आता था। इसीलिए इस बैल का क्या करते थे ये कि इसका ये पालन करते थे। तो छात्रों, इस प्रकार से जो पशुपालन किया जाता था गुप्त काल में, कृषि के साथ साथ में पशुओं का पालन किया जाता था। दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो इनका ये क्या करते थे? ये पालन करते थे। साथ ही जो भेड़ थी, भेड़ क्या दूध भी देती थी और ऊन भी प्रदान करती थी। तो छात्रों, इस प्रकार से ये क्या करते थे? कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी किया करते थे। तो छात्रों, इस प्रकार से पशुपालन व्यवस्था भी जो इनकी उन्नत अवस्था के अंदर विद्यमान थी। अब हम देखते हैं उद्योग धंधे। जो उत्कालीन जो उद्योग धंधे थे वो कौन कौन से थे? उद्योग धंधे। तो गुप्तकालीन उद्योग धंधे, अब गुप्तकालीन जो उद्योग धंधे वो कौन कौन से हैं? तो उनके बारे में हम क्या करते हैं कि जानकारी प्राप्त करते हैं। गुप्त काल में अब कौन कौन से उद्योग थे वो देखते हैं। गुप्त काल में
वस्त्र निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग। और वस्त्र निर्माण में कौन कौन से वस्त्र हैं छात्रों? सूती वस्त्र, सूती, ऊनी, रेशमी, कढ़ाई किए गए, जरीदार, कढ़ाई किए जरीदार वस्त्र। कौन कौन से वस्त्र छात्रों? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कढ़ाई किए गए जरीदार वस्त्र। तो इन वस्त्रों का क्या किया जाता था यहाँ पर जो उत्पादन होता था गुप्त काल में। अब गुप्त काल में जो गुप्त काल में किसका होता था? वस्त्र निर्माण उद्योग। गुप्त काल में वस्त्र निर्माण उद्योग जिसमें सूती, ऊनी, रेशमी, कढ़ाई किए जरीदार वस्त्र। तो इन वस्त्रों का क्या किया जाता था? उत्पादन यहाँ पर होता था। साथ ही छात्रों हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, हाथी दांत की, हाथी दांत की, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण उद्योग। हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता था गुप्त काल के अंदर। धातु उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, धातु उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, धातु उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, मुद्रा निर्माण उद्योग, मुद्रा निर्माण उद्योग, मुद्रा निर्माण उद्योग। छात्रों जो गुप्त काल के अंदर जो प्रमुख उद्योग थे वो कौन कौन से थे? प्रमुख उद्योग इसमें गुप्त काल के अंदर थे छात्रों ये थे कि वस्त्र निर्माण उद्योग, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण उद्योग, धातु उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग तथा जो मुद्रा निर्माण उद्योग का साथ ही अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग। ये प्रमुख उद्योग जो विकसित अवस्था के अंदर थे। कहां पर ये प्रमुख उद्योग थे? अन्य कई प्रकार के उद्योग थे जो गुप्त काल के अंदर थे, परंतु ये जो प्रमुख उद्योग है वो कौन कौन से? गुप्त काल में वस्त्र निर्माण उद्योग जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कढ़ाई किए हुए वस्त्र तथा जरीदार वस्त्र है इनका क्या होता था? उत्पादन होता था। हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण उद्योग, जो हाथी दांत है, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुओं का क्या किया जाता था? यहाँ पर निर्माण किया जाता था। धातु उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, मुद्रा निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग। तो इस प्रकार से क्या है कि इन उद्योगों का जो निर्माण जो हुआ, तो इन उद्योगों का निर्माण जो किया गया, इन उद्योगों का निर्माण कहाँ पर किया गया छात्रों? इन उद्योगों का जो निर्माण हुआ गुप्त काल के अंदर इन उद्योगों का जो निर्माण हुआ अर्थात इन उद्योगों का विकास हुआ। तो ये क्या करते थे कि ये उद्योग थे, ये इन उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता था और इसी कारण क्या था कि गुप्त काल की जो आर्थिक स्थिति क्या थी? अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था के अंदर थी। छात्रों जो ये प्रमुख उद्योग है, ये उद्योग क्या है कि गुप्त काल के अंदर जो विकसित अवस्था के अंदर थे। साथ ही छात्रों अब हम देखते हैं छात्रों की गुप्त काल के अंदर जो व्यापार किस प्रकार का था? व्यापार तो ये छात्रों व्यापार कौन सा है? गुप्त काल का व्यापार है। व्यापार किस प्रकार? दो प्रकार का व्यापार है। आंतरिक व्यापार कौन सा व्यापार है छात्रों? आंतरिक व्यापार तथा दूसरा जो व्यापार है, दूसरा व्यापार कौन सा छात्रों? दूसरा व्यापार है ये बाहरी व्यापार या विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार
दो प्रकार का व्यापार है छात्रों। पहला कौन सा है? आंतरिक व्यापार तथा दूसरा व्यापार कौन सा है? विदेशी व्यापार। इसे हम बाहरी व्यापार भी कहते हैं। तो छात्रों जो आंतरिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार के अंदर हम देखते हैं कि आंतरिक व्यापार जो हो रहा है, इसके अतिरिक्त व्यापार, इसके अतिरिक्त क्या है कि जल व थल मार्ग से आंतरिक जो अब व्यापार किस माध्यम से किया जाता है? व्यापार का माध्यम, व्यापार का माध्यम, किस माध्यम से व्यापार किया जा रहा है? जल व थल, जल किस माध्यम से? जल मार्ग द्वारा व्यापार, जल मार्ग द्वारा तथा थल मार्ग द्वारा, दोनों मार्ग द्वारा व्यापार किया जा रहा है। तो किस माध्यम से किया जा रहा है कि जहाजों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाया जा रहा है, तथा एक क्या है कि थल मार्ग द्वारा, बैलगाड़ी द्वारा, घोड़ा गाड़ी द्वारा, ऊंट गाड़ी द्वारा, गधा गाड़ी द्वारा, इस प्रकार से क्या है कि जो व्यापार जो साधन है बैलगाड़ी द्वारा, तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ले जाया जा रहा है कि अब सामान को ले जाया जा रहा है। तो व्यापार किस प्रकार का छात्रों? आंतरिक व्यापार, अर्थात भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो आंतरिक व्यापार अर्थात अपने ही देश के अंदर, ये आंतरिक अपने ही देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो कौन सा कहला रहा है? आंतरिक व्यापार कहला रहा है। बाहरी व्यापार या विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार क्या है कि भारत देश से अन्य देशों के अंदर जो व्यापार हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है? विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार अत्यंत ही उन्नत अवस्था के अंदर विकसित था, और आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था के अंदर जो गुप्त काल के अंदर विकसित था। तो छात्रों व्यापार का माध्यम क्या है कि जल व थल मार्ग द्वारा, एरोप्लेन का कोई भी मार्ग नहीं था, उसमें वायु मार्ग नहीं था, केवल जल व थल दो ही मार्ग थे, और दोनों मार्गों द्वारा व्यापार गुप्त काल के अंदर जो किया जाता था। छात्रों अब ये मार्ग हमने देख लिया, जल व थल, थल तो हम समझ गए कि क्या है कि घोड़ा गाड़ी द्वारा, बैलगाड़ी द्वारा, गधा गाड़ी द्वारा, ऊंट गाड़ी द्वारा व्यापार हो रहा है छात्रों। लेकिन क्या है कि जल मार्ग द्वारा जो व्यापार हो रहा है उसके लिए प्रमुख बंदरगाह कौन से? तो छात्रों गुप्तकालीन जो प्रमुख बंदरगाह, छात्रों गुप्तकालीन जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन से हैं? और प्रमुख दो बंदरगाह है। कौन कौन से बंदरगाह छात्रों? प्रमुख बंदरगाह दो है। कौन कौन से? ताम्रलिपि बंदरगाह, पहला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट ताम्रलिपि। ताम्रलिपि बंदरगाह ये कहाँ पर आता है? बंगाल के अंदर। कहाँ था छात्रों? ये बंगाल के अंदर ताम्रलिपि बंदरगाह आता था। और दूसरा जो बंदरगाह था भृगु कच्छ, कौन सा था? भृगु कच्छ। ये बंदरगाह का इसको क्या है? भड़ोच। इस बंदरगाह को भड़ोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? भड़ोच। और ये कहाँ था? गुजरात के अंदर स्थित था। गुजरात के अंदर ये। छात्रों तो प्रमुख गुप्त काल के अंदर बंदरगाह कौन से थे? ताम्रलिपि बंदरगाह। ये कहाँ आता था कि ये आता था बंगाल के अंदर। भृगु कच्छ, इसे भड़ोच बंदरगाह भी कहा जाता था। ये कहाँ आता था? ये गुजरात के अंदर जो इसकी स्थिति थी। छात्रों इसके अलावा अन्य बंदरगाह जो गुप्त काल के अंदर जो अन्य बंदरगाह तो अन्य बंदरगाह थे गुप्त काल के, वो कौन कौन से थे उनके बारे में हम देखते हैं। अन्य बंदरगाहों के अंदर गुप्तकालीन जो बंदरगाह है वो केम्बे। पहला बंदरगाह कौन सा है? केम्बे का बंदरगाह। केम्बे प्लस कल्याण प्लस सोपारा कदूरा, सोपारा प्लस कदूरा प्लस घंटसाला मछलीपट्टनम, घंटसाला मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। तो छात्रों जो अन्य बंदरगाह है वो अन्य बंदरगाह कौन कौन से हैं वो देखिए, केम्बे, कल्याण, सोपारा, कदूरा, घंटसाला, मछलीपट्टनम। तो ये क्या है कि बंदरगाह है। और ये बंदरगाह छात्रों ये क्या गुप्तकालीन बंदरगाह। तो प्रमुख बंदरगाह हमने देखे, प्रमुख बंदरगाह जहाँ से सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो कौन से? सर्वाधिक मात्रा में व्यापार हो रहा है ताम्रलिपि तथा भृगु कच्छ से। तो ताम्रलिपि बंगाल के अंदर है, भृगु कच्छ जिसे भड़ोच भी कहते हैं ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। अन्य बंदरगाह जो अन्य बंदरगाह है केम्बे, कल्याण, सोपारा, कदूरा, घंटसाला, मछलीपट्टनम। तो ये अन्य जो बंदरगाह है। छात्रों अब हम देखते हैं कि जो प्रमुख जो व्यापार हो रहा है छात्रों विदेशी व्यापार, तो किन किन देशों से जो विदेशी व्यापार हो रहा है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों विदेशी व्यापार किन किन देशों के माध्यम से होता है? छात्रों गुप्त काल के अंदर
जो सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो किया गया, अर्थात अन्य कालों की अपेक्षा, जो अन्य जैसे मौर्य काल आया, कुषाण काल आया तथा जो सातवाहन वंश का समय आया, तो इस वंश के समय के अंदर तथा अन्य जो समय शासन काल आए राजवंशों के, उनके अंदर इतना विदेशी व्यापार नहीं हुआ जितना विदेशी व्यापार गुप्त काल के समय के अंदर हुआ। अर्थात सर्वाधिक विदेशी व्यापार है और वो गुप्त काल के अंदर हो रहा है। विदेशी व्यापार आप देखते हैं, विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार है गुप्त काल का, तो गुप्त काल के अंदर विदेशों के अंदर कहाँ जो व्यापार हुआ, किन किन देशों के अंदर विदेशी व्यापार होता था, तो उसके बारे में हम जो देखते हैं छात्रों। विदेशी व्यापार हो रहा है चीन का, किस किस देश में हो रहा है? चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार। इसका नाम क्या है छात्र वर्तमान में? म्यांमार, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बाली, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अरब, कोरिया, कंबोडिया, फारस, इथोपिया, फारस मतलब ईरान, इथोपिया, तो छात्रों विदेशी जो व्यापार हो रहा है, विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ हो रहा है छात्रों? ये हो रहा है चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं वर्तमान में, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बाली, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अरब, कोरिया, फारस जिसे हम वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं, तथा इथोपिया। तो इन देशों के अंदर क्या है कि विदेशी व्यापार था, और विदेशी व्यापार अत्यंत ही उन्नत अवस्था के अंदर था छात्रों। अब हम देखते हैं आयात, विदेशों से आयात की जाने वाली सामग्री, विदेशों से आयात की जाने वाली सामग्री, आयात की जाने वाली सामग्री, विदेशों से आयात की जाने वाली सामग्री। तो आयात की जाने वाली सामग्री कौन कौन सी थी, तो उसके बारे में देखते हैं छात्रों। सोना, चांदी, सीसा, रेशम, खजूर, मदिरा, घोड़े, विदेशी मदिरा, घोड़े, विदेशी मदिरा, सोना, चांदी, सीसा, रेशम, खजूर, घोड़े, विदेशी मदिरा। तो ये चीजें थी छात्रों, ये क्या है कि विदेशों से जो आयात की जाती थी, निर्यात की जाने वाली सामग्री। तो अब भारत से विदेशों के अंदर निर्यात क्या क्या किया जाता था, तो वो देखते हैं हम छात्रों कि हीरा, मोती, मसाला, हीरा, मोती, मसाला, नारियल, हीरा, मोती, मसाला, नारियल, नील वस्त्र, चंदन,
नील वस्त्र, चंदन, सागवान, औषधियां, सागवान, औषधियां, हाथीदांत, हाथीदांत, तो हीरा, मोती, मसाला, हाथीदांत, औषधियां, नारियल, नील वस्त्र, चंदन, सागवान, तो ये क्या थी कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं थी, ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं ये क्या की जाती थी, निर्यात की जाती थी। तो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हीरा, मोती, मसाला, चंदन, हाथीदांत, नारियल तथा नील वस्त्र, सागवान, औषधियां, तो ये क्या है कि ये निर्यात की जाती थी। छात्रों इसके अतिरिक्त जो विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी, सोना, चांदी, सीसा, रेशम, खजूर, घोड़े, विदेशी मदिरा, तो ये क्या है कि विदेशों से जो आयात की जाती थी। छात्रों अब हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक नगर, प्रमुख व्यापारिक नगर। गुप्त काल की जो प्रमुख व्यापारिक नगर कौन कौन से थे, तो उनके बारे में हम जो देखते हैं व्यापारिक नगर थे छात्रों, इसके इंदौर, उज्जैन, उज्जैन, भरगुकच, भरगुकच, मथुरा, पाटलिपुत्र, मथुरा, पाटलिपुत्र, नासिक, विदिशा, मंदसौर, नासिक, विदिशा, मंदसौर, मंदसौर, कौशाम्बी, वल्लभी, कौशाम्बी, वल्लभी, काठियावाड़, काठियावाड़, नासिक, विदिशा, मंदसौर, कौशाम्बी, वल्लभी, काठियावाड़, पेशावर, बोधगया, पेशावर, बोधगया, ताम्रलिपि, 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 इस प्रकार से छात्रों जो प्रमुख व्यापारिक नगर है, प्रमुख जैसे भड़ोज के, भड़ोज के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों ये प्रमुख व्यापारिक नगर है, कौन सा नगर है, इंदौर, नासिक, उज्जैन, विदिशा, भरगुकच, मंदसौर, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वल्लभी, पेशावर, काठियावाड़, बोधगया, ताम्रलिपि। तो इस प्रकार से जो नगर है छात्रों ये प्रमुख ही नगर है। कौन कौन से, ये सभी नगर क्या है कि व्यापारिक नगर है। यहाँ से भारी मात्रा के अंदर गुप्त काल के अंदर जो व्यापार किया जाता था। तो इस प्रकार से ये व्यापारिक नगर थे और इन व्यापारिक ये व्यापारिक मंडियों के रूप में काम करते थे। तो बहुत बड़े ये व्यापारिक जो नगर थे। छात्रों अब हम जो देखते हैं गुप्तकालीन व्यापारियों की एक समिति होती थी। गुप्तकालीन व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम, श्रेणी या गण कहा जाता था। गुप्तकालीन व्यापारियों की एक समिति होती थी। गुप्तकालीन व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम होती थी। अब इस समिति को क्या कहा जाता था? इस समिति को छात्रों क्या कहा जाता था? निगम, गण, निगम, गण, श्रेणी। क्या कहा जाता था? निगम, गण और श्रेणी। तो ये क्या है कि गुप्तकालीन व्यापारियों की एक समिति होती थी, इसे क्या कहा जाता था?
निगम गण और श्रेणी। कौन सी थी? निगम गण या श्रेणी, ये गुप्तकालीन व्यापारियों की एक समिति थी। छात्रों श्रेष्ठिन, ये श्रेष्ठिन था छात्रों, ये कौन था? इसके बारे में हम देखते हैं कि निगम का प्रधान, इस समिति है, इस समिति का क्या होगा? ये समिति को क्या कहेंगे? निगम कहेंगे। निगम का प्रधान, निगम का प्रधान। अब निगम कौन सा है? व्यापारियों के निगम का, व्यापारियों के निगम का प्रधान। तो कौन सा निगम है छात्रों? ये व्यापारियों के निगम का प्रधान। कौन सा निगम है? व्यापारियों के निगम का प्रधान या व्यापारिक समिति का प्रधान, निगम का प्रधान या व्यापारिक समिति का प्रधान। तो या तो ये क्या व्यापारियों के निगम का प्रधान या व्यापारिक समिति का ये क्या है? प्रधान है। और इस श्रेष्ठिन को क्या कहा जाता था? इसे श्रेष्ठी जैटिक या श्रेष्ठिन क्या कहलाता था छात्रों? श्रेष्ठिन कौन था? निगम का प्रधान था। और निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? इस निगम के प्रधान को क्या कहते थे? श्रेष्ठी। क्या कहते थे? श्रेष्ठी या जेटक, श्रेष्ठी या जेटक। तो छात्रों श्रेष्ठिन का मतलब क्या था? कि निगम का प्रधान। जो निगम का प्रधान होता था क्या कहलाता था? श्रेष्ठिन कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रेष्ठिन कहलाता था। और इस श्रेष्ठिन को और क्या कहते थे? निगम के प्रधान को इसके श्रेष्ठी या जेटक भी कहा जाता था। तो छात्रों जेटक या श्रेष्ठिन को क्या कहते थे? श्रेष्ठिन क्या है? श्रेष्ठी या जेटक है। और व्यापारियों के निगम का ये क्या होता था? प्रधान होता था। छात्रों सार्थ, व्यापारियों का समूह। सार्थ, गुप्तकाल में सार्थ क्या था? व्यापारियों का समूह। व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? सार्थ कहलाता था। सार्थवाह छात्रों, सार्थवाह क्या है? व्यापारियों के समूह का अध्यक्ष। व्यापारियों के तो व्यापारियों के समूह का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सार्थवाह कहलाता था। तथा नगर श्रेष्ठी। तो छात्रों नगर श्रेष्ठिन क्या था? छात्रों नगर श्रेष्ठी ने ये छात्रों ये बैंकरों एवं साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। यह बैंकरों मतलब ऋण देने का काम करते थे। बैंकरों व साहूकारों के रूप में काम करते थे। साहूकारों के रूप में काम करते थे। तो छात्रों तो इस प्रकार से ये क्या करते थे? साहूकारों के रूप में काम करते थे। कौन? नगर श्रेष्ठिन। तो गुप्तकालीन व्यापारियों की एक समिति होती थी। गुप्तकाल के अंदर क्या था? व्यापारियों की एक समिति का निर्माण किया गया। और ये समिति क्या कहलाती थी? निगम गण या श्रेणी। क्या कहते थे? निगम गण या श्रेणी। इस समिति को कहा जाता था। श्रेष्ठिन क्या था छात्रों? श्रेष्ठिन था कि निगम का प्रधान। श्रेष्ठिन किसे कहते थे? निगम का जो प्रधान होता था श्रेष्ठिन कहलाता था। और इसे क्या कहते थे? श्रेष्ठी या जेटक के नाम से भी क्या कहते थे? श्रेष्ठी या निगम का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठी या जेटक के नाम से भी ये जाना जाता था। व्यापारियों के निगम का प्रधान, व्यापारिक समितियों का ये प्रधान कहलाता था। छात्रों सार्थ, व्यापारियों का समूह। व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? सार्थ के नाम से जाना जाता था। सार्थवाह, व्यापारियों के समूह का अध्यक्ष सार्थवाह के नाम से ये जाना जाता था। नगर श्रेष्ठिन,
नगर श्रेष्ठी क्या था, ये बैंकरों व साहूकारों के रूप में काम करते थे। किसके काम के रूप में काम करते थे? बैंकरों व साहूकारों के रूप में ये कार्य करते थे। तो छात्रों गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक सोने की सिक्कों का प्रचलन हुआ। सोने के सिक्कों के साथ साथ में चांदी तथा तांबे के सिक्कों का भी यहाँ पर प्रचलन था, परंतु सर्वाधिक मात्रा के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर जो सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ वो किसमें हुआ? गुप्त काल के अंदर हुआ। छात्रों गुप्त कालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था थी, और गुप्त काल के अंदर कृषि का, पशुपालन का, उद्योग धंधों का, व्यापार व्यवसाय का भारी मात्रा के अंदर विकास हुआ। आंतरिक व्यापार तथा बाहरी व्यापार दोनों प्रकार का व्यापार था जो गुप्त काल के अंदर मौजूद था। तथा छात्रों गुप्त काल के जो सिक्के थे, गुप्त काल के सिक्के, सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित हुए, साथ ही चांदी व ताम्र मुद्राओं का भी इसमें प्रचलन था। गुप्त काल के जो व्यापारिक नगर थे छात्रों, बड़े बड़े व्यापारिक नगर थे गुप्त काल के अंदर, जैसे छात्रों पाटलिपुत्र नगर है, विदिशा, वैशाली, भृगु कच्छ, ताम्रलिपि, नासिक, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, बोध गया। तो इस प्रकार के जो नगर थे छात्रों ये व्यापारिक नगर थे, तथा इन व्यापारिक नगरों से क्या है, इन व्यापारिक नगरों से भारी मात्रा के अंदर व्यापार व्यवसाय किया जाता था। तथा छात्रों जो व्यापार होता था जल व थल मार्ग दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। तथा इसके अतिरिक्त जो गुप्त काल के लोग थे, गुप्त काल के लोग कृषि कार्य करने में अत्यधिक रुचि लेते थे, तथा कृषि जो थी, कृषि व्यवस्था अत्यंत ही उन्नत अवस्था के अंदर थी। कृषि के साथ साथ में गुप्त काल के लोग पशुपालन का कार्य भी किया करते थे। तो छात्रों इस प्रकार से जो गुप्त काल की जो आर्थिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था के अंदर थी, साथ ही गुप्तकालीन जो उद्योग धंधे थे, जैसे बर्तन निर्माण उद्योग, धातु के बर्तन निर्माण उद्योग, मिट्टी के बर्तन निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कढ़ाई किए गए वस्त्र, जरीदार वस्त्रों का भी इस जरीदार वस्त्रों का इसमें निर्माण किया जाता था। अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग तथा साथ ही इसके अंदर मूर्ति निर्माण उद्योग, इसके अतिरिक्त जो जहाज निर्माण उद्योग, चमड़ा निर्माण उद्योग, धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, इस प्रकार के जो उद्योग जो इस गुप्त काल के अंदर विकसित अवस्था के अंदर थे। तो छात्रों तो इस प्रकार से ये गुप्तकालीन जो आर्थिक स्थिति है अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था के अंदर थी। इस प्रकार से छात्रों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।